तो दोस्तों, मैं आपका एक बार फिर से हमारे टुडे सस्पेंस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। हमारे चैनल पर केवल सच्ची कहानियां ही बताई जाती हैं। उन पर विश्वास करना या ना करना आप पर निर्भर है। आशा है आपको ये कहानी बहुत पसंद आएगी। तो दोस्तों, चलिए कहानी शुरू करते हैं। सर, ये रहीं चाबियां। सुब्रत ने चाबियां सौंप दी। राजशेखर ने चाबी लेते हुए कहा, तुम्हारे अलावा इस घर की देखभाल करने वाला और कौन है? फिलहाल मैं केयरटेकर हूं। चंपा और गौर घर को हिलाकर साफ करते हैं। चंपा पिकनिक मनाने आने वालों के लिए खाना भी बनाती है। लेकिन रात को कोई नहीं रुकता, इसलिए हम भी रात को नहीं रुकते। शाम को मैं काम खत्म करके घर लौट आया। हमारा घर ज्यादा दूर नहीं है। इस घर की बाउंड्री के ठीक बाहर कुछ घर हैं। दरअसल घर के पहले मालिक ने यह व्यवस्था की थी। ठीक है, क्या बुलाए जाने पर आपको ढूंढने का कोई तरीका है? जी श्रीमान, जिस कमरे में आप सोते हैं वहां आपको एक रस्सी लटकी हुई दिखाई देगी। इसे खींचने से मेरे कमरे की घंटी बजेगी। मुझे पता चल जाएगा कि आप बुला रहे हैं। आप मुझे उन शुरुआती दिनों की कहानी बता रहे हैं। क्या आपके पास सेल फोन नहीं है जिससे कॉल करने पर आपको पता चल सके? जी श्रीमान, लेकिन आप समझते हैं कि ग्रामीण इलाकों में शाम के बाद अच्छा टावर कनेक्शन नहीं मिलता है। ओह ठीक है, क्या आप अब जाने वाले हैं? ऐसा क्यों है सर? अगर आप मुझे बताएं कि रात को क्या खाना है तो मैं इसे चंपक के साथ बनाऊंगा और 1 घंटे बाद पहुंचा दूंगा। राज ने अपने दोस्त अनिमेश की ओर देखकर कहा, रात को क्या खाओगे? अगर मुझे ऐसी कोई बात मालूम होती तो मैं रास्ते से ही खाना खरीद कर ले आता। अनी ने कहा, अरे इतनी चिंता क्यों करते हो? वह कहता है कि वह इसे पकाएगा और चला जाएगा। तो बताओ क्या खाऊं? लूची और बकरी का मांस और शरीर को गर्म करने के लिए थोड़ा सा पेय, और क्या है? फिर सुब्रत की ओर देखा और कहा, क्या होगा? हाँ, मैं इसे लाऊंगा। ठीक है, तो आ जाओ। आइए घर के चारों ओर एक नजर डालें। और आपने उस कमरे की व्यवस्था कैसे की है जिसमें आप सोएंगे? सुब्रत के जाने के बाद राज और अनी नीचे के ड्राइंग रूम से ऊपर आ जाते हैं। पुराने जमींदारों के घर गंगा के किनारे हैं। एक समय यहां जमींदार रहते थे। तब कुछ आदमी अपने परिवार के साथ शहर चले आए। तब से यह घर वीरान पड़ा है। कुछ आदमियों के बाद एक लड़का, जो अब घर का मालिक है, पिकनिक के लिए घर किराए पर देता है। इतने बड़े घर के रख रखाव का खर्च बहुत ज्यादा होता है। अगर आप मकान किराए पर लेते हैं तो आपको कुछ पैसे मिलते हैं, इसलिए यह व्यवस्था। घर के अंदर कदम रखते ही दोनों को ऐसा लगा मानो वे सचमुच जमींदारी काल में आ गए हों। वे दोनों अपने घर आए। सफेद सोफा बेडशीट के साथ ऊंचा किंग बेड, वहां तकिए के गिलाफ, सब कुछ है। झूमर जलाया जाता है जिससे एक जादुई माहौल बनता है। पंखे को स्विच करने के लिए पंखा बहुत जोर से घूमने लगा। वे बगल के बाथरूम में एक एक करके फ्रेश होकर आए। राज दूसरी मंजिल की बगल वाली बालकनी की ओर बढ़ा। फिर उसने अपने हाथ से दरवाजे की कुंडी खोली, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। बहुत दबाव डालकर इसे खोलना पड़ा। हालांकि जैसे ही दरवाजा खोला गया, ठंडी हवा का झोंका कमरे में आया। तब तक आनी भी बाथरूम से बाहर आ गई। कहा, राज, एक दिन के लिए मैं तुम्हारे लिए जमींदार घर के सदस्य की तरह महसूस करता हूं। राज मुस्कुराया। बस बताओ, तुम नहीं आना चाहते थे भाई? तब मुझे एहसास हुआ कि कितनी खुशी माथे पर नाच रही है। अचानक सुब्रत दरवाजे पर प्रकट हुए। उसने कहा, सर, मैं आपका खाना लाया हूं। नीचे भोजन कक्ष में मत खाना, मैं यहीं दे दूंगा। नीचे आओ। क्या तुम बिस्तर पर खाना खा सकते हो? चलो चलें। सुब्रत ने बालकनी का खुला दरवाजा देखा। बोले, किसने खोला? राज ने उत्तर दिया, मैं हूं। घर की गर्म हवा बाहर चली जाएगी। सुब्रत ने बिना कुछ कहे कहा, तो फिर नीचे आ जाओ, मैं भोजन उगा रहा हूं। भोजन कक्ष में आकर उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। यह एक विशाल डाइनिंग टेबल जैसा दिखता है, जहां 30 लोग एक साथ बैठकर खाना खा सकते हैं। हालांकि भले ही अब इतने सारे लोग नहीं खेलते हैं, टेबल पहले की तरह ही व्यवस्थित है। जब वे दोनों आमने सामने आकर बैठे तो सुब्रत ने सब कुछ बहुत अच्छे से व्यवस्थित किया। फिर बैठकर खाने का निरीक्षण किया। खाना खत्म करने के बाद उन्होंने कहा, अपने हाथ धो लो और लिविंग रूम में आओ, मैं तुम्हें ड्रिंक पिलाऊंगा। जब वे दोनों बैठने आए तो सुब्रत ने गिलास उन दोनों की ओर बढ़ा दिया। राज ने कहा, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। अब रुकना नहीं है, रात बहुत हो गई है। अब तुम आ जाओ। यदि आवश्यकता हो तो क्या मैं तुम्हें पा सकता हूं? हाँ सर,
आप करेंगे, मैं तब आऊंगा। शुभ रात्रि। सुब्रत चला गया। वे ड्रिंक पी रहे हैं और बातें कर रहे हैं। अचानक अनी ने कहा, अगर तुम यह समझते हो कि जब राजा सारी व्यवस्था करता है तो मुझे जमींदार के नाच घर की बाईजी की व्यवस्था करने में अधिक खुशी होती। इसे सामने से देखने का अवसर कभी नहीं मिला। आपने बहुत ज्यादा कह दिया, लेकिन पहले ही कह देते। अब क्या होगा? सुब्रत को बताना चाहिए था। मुझे नहीं लगता कि वह इतनी जल्दी इसकी व्यवस्था कर सकता था। ओह, वो चंपा जो हमारा मनोरंजन करने आ सकती थी। इसी कहानी के बीच में अचानक लाइट चली गई। राज ने कहा, याह लॉर्ड शेडिंग, सुब्रत ने पहले नहीं कहा था कि रोशनी अचानक भी जा सकती है, नहीं तो मैं उसे 2 या 3 वैक्स दे देता। जब ऐसे घर में रोशनी चली जाती है तो कैसा लगता है? वो तुमसे डरता है या नहीं? बिल्कुल डर नहीं। मुझे नहीं पता था कि तुम पहले की तरह डरपोक बने रहते हो। कमरे में ऐसा सुनाई दिया। अनिमेश ने पूछा, वह कौन सी आवाज है? शब्द कहां है? क्या तुम सुन नहीं सकते? लेकिन मैं कबूतर की आवाज सुन सकता हूं। कहां? वो सुनो। अब राज ने भी सुना। दोनों ने अंधेरे में चारों ओर देखा और यह पता लगाने की कोशिश की कि आवाज कहां से आ रही है। कुछ देर तक अंधेरे में घूरते रहे। जब अंधेरा छंट गया तो उन दोनों ने एक सफेद लिबास वाली औरत को सीढ़ियों से नीचे आते देखा और नूपुर की आवाज उसके अवतरण की लय में उठ रही है। दोनों चौंक गए। सुब्रत ने कहा कि इस घर में तो कोई रहता ही नहीं, फिर यह औरत कहां से आ गई? महिला आगे आई। तुम कौन हो? राज ने डर को नजरअंदाज करते हुए पूछा, लेकिन सवाल पूछते समय उसे लगा कि इतनी कोशिश के बाद भी उसकी खुद की आवाज कांप रही है। एक औरत की हंसी सुनाई दी। जब आपने नर्तकी को बुलाया तो क्या आपने उसे नहीं पहचाना? तुम्हें किसने बुलाया? हमने तुम्हें नहीं बुलाया, आपने मुझे बुलाया। क्या यह नृत्य, कथक या कुछ आधुनिक होगा? तुम जाओ, हमने तुम्हें नहीं बुलाया। मैंने अभी आपको फोन नहीं किया, लेकिन आपने मुझे फिर फोन किया और आपने मुझे अपने बच्चे को ले जाने के लिए मजबूर किया, क्योंकि मैं जाना नहीं चाहती थी और इसलिए कि मैं भविष्य में उसी बच्चे को न छोड़ सकूं, मैंने उसे मार डाला। तुम क्या बात कर रहे हो मूर्ख? हम तुम्हें नहीं जानते। चैनो चैनो, महिलाओं से छेड़छाड़ करना, और अगर वे आपके कहे अनुसार काम न करें तो उन्हें दुनिया से निकाल देना आपके खून में है। वह दुष्ट रक्त अब भी शरीर में बह रहा है। इसलिए इतने दिनों के बाद भी जब मैं इस घर में आया तो मुझे नर्तकी की याद आ गई। सेवा करने की क्षमता न होने के कारण बदला नहीं ले सके। इस बार ऐसा नहीं हो पाएगा। 2 हाथ उन दोनों के गले की ओर बढ़े। सब कुछ इतना अचानक और इतनी जल्दी हुआ कि उन्हें भागने का मौका ही नहीं मिला। राज ने आवाज उठाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं आई। उधर गले पर उंगलियों का दबाव बढ़ गया। दोनों हाथों से पकड़ भी नहीं सकते थे। अनी और राज दोनों फंसे हुए थे। दोनों बड़बड़ाने लगे, पर गर्दन पर हाथ न छोड़ सके। कुछ देर बाद दोनों जमीन पर गिर पड़े। कुछ दिनों बाद पुलिस आई और दोनों क्षत विक्षत शव बरामद किए। अधिकारी को आश्चर्य हुआ कि वे यहां कैसे आए। यह हवेली तो कई वर्षों से बंद है, ये लोग अंदर कैसे आया? लगता है ये भूतिया हवेली फिर जाग उठा है। जल्दी से इन लोगों को लेकर यहां से निकले और आपने अपनी जान बचाओ। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं खत्म होती है। उम्मीद है आपको यह कहानी बहुत पसंद आएगी। ऐसी ही डरावनी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली कहानी में मिलते हैं।